नमस्कार साथियों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस मंच पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जो है आज के इस नवीन बैच में आप लोगों का उत्साह देखते बन रहा है और आप सभी प्यारे छात्रों का इस बैच में अभिनंदन करते हुए आपका जो सिलेबस शुरू हो रहा है वो प्राचीन भारत के साथ शुरू हो रहा है। तो प्राचीन भारत यूजुअली क्या है, आप लोगों के बैच में अभी इंट्रोडक्शन क्लास की तरह है। मतलब केवल सिलेबस से आपको क्या किया जाएगा, केवल सिलेबस से आपको परिचित कराया जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, 3 क्लास में बेटा हम लोग जो है वह प्राचीन भारत को किया जाएगा। और ऐसा कहना गलत होगा, प्राचीन भारत को किया जाएगा नहीं, प्राचीन भारत के सिलेबस को समझा जाएगा। 2 क्लास में हम लोग जो है मध्यकालीन भारत के पाठ्यक्रम को समझा जाएगा और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि आर्ट एंड कल्चर भी अगर इसी क्रोनोलॉजी में चलेगा तो वहां से भी किया जाएगा। तो एक बार बेटा बताइएगा कि कल यूपीएससी जिस यात्रा की आप शुरुआत करने वाले हैं, कल सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने उस अपने पड़ाव को पूरा किया, अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे वो पहुंचे। तो इसे होली लिस्ट कहा जाता है। यूपीएससी में सिलेक्शन होना ताउम्र एक गर्व की बात होती है। तो कल उसका फाइनल रिजल्ट आया और ये हम बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि जिस संस्थान पर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पर आप लोगों ने विश्वास किया है, उस संस्थान का जो रिजल्ट है वह इस वर्ष भी अनपैरेलल है। लगभग 220 प्लस सिलेक्शन जो है हम लोगों के पेड कोर्स से हुए हैं। पेड कोर्स मींस की 220 बच्चों का जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है वह हमारे यहाँ कोई ना कोई कोर्स जो है वह ज्वाइन किए थे, जैसे कि प्रहार बैच है, संकल्प बैच है, सृजन बैच है, देन आफ्टर अपनी टेस्ट सीरीज है। और अगर इंटरव्यू के कैंडिडेट को इसमें शामिल कर दिया जाए तो इंटरव्यू के छात्र को मिलाकर के कुल 500 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। तो बहुत ही उत्साहवर्धक है। 900 लमसम कुल सीट थी और 900 में से 500 सिलेक्शन बेटा अगर अपने संस्थान से हुआ है तो आपको भी निश्चिंत रहना चाहिए कि आप सही जगह पर पहुंचे हैं। और इतना विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप जितना मेहनत करेंगे उससे ज्यादा मेहनत अनवरत रूप से पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की टीम आपके साथ करती है। तो कैसे हैं बेटा आप लोग, ये बताइए मुझे। और अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि ग्रेजुएशन पास आउट हो चुके हैं? और ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं तो कौन सा वर्ष है या कौन सा सेमेस्टर है? जैसे आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, या एमए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, तो किस वर्ष में है बेटा वो भी बताइएगा। पास आउट हैं तो पास आउट बताइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में है, डन। थर्ड सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, फाइनल है, बीए एलएलबी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए बेटा जो है तो एक सुनियोजित तरीके से आपको इस कोर्स में यूपीएससी के सिलेबस से रूबरू किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएससी का पाठ्यक्रम जो है वह बहुत बड़ा है। कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह यूपीएससी में पढ़ना है। तो ऐसा बेटा कुछ नहीं है, ऐसा बस केवल एक तरीके से डिस्गाइज किया जाता है, डिस्ट्रैक्ट किया जाता है। इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं, बिल्कुल सिलेबस जो है वो स्पेसिफाइड है। तो कहा जाता है कि यूपीएससी में क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जानिए कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इसीलिए सिलेबस पे आप लोगों का समझ बन सके, सिलेबस पे अगर एक अच्छी समझ होगा तो आपको ये समझ में आएगा कि पढ़ना क्या है और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि क्या नहीं पढ़ना है। तो ऐसे में बेटा ये ब्रिज कोर्स आप लोगों का है, मीन्स की पाठ्यक्रम से रूबरू कराना है। 3 क्लास में प्राचीन भारत, 2 क्लास में मध्यकालीन भारत, देन आफ्टर अगर आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी तो 3 क्लास में
वो भी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन भारत एक परिचय, पार्ट 1 है। और यहां पर हम लोग पाषाण काल से वैदिक काल तक का सेगमेंट देखा जाएगा। तो दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ द एंशिएंट इंडिया। दिस इज द पार्ट 1 एंड वी वुड बी कवरिंग फ्रॉम द स्टोन एज टू द वैदिक एज। अब बेटा इतिहास के बारे में आपने सुना होगा। इतिहास किसे कहते हैं, जरा कोई मुझे बताएगा? मैं समझ गया कि अभी आप लोग क्या हैं, क्या कोई ऐसा भी है क्या जो मुझसे पहले पढ़ चुका है या मुझे पहले से जानता है? अभी वर्तिका नाम की स्टूडेंट हैं। अच्छा, मेरा नाम क्या है? ओके, मेरा नाम बेटा अनिल कुमार सिंह है। अच्छा, थोड़ा मेरे बारे में ही जान लीजिए कि जिनसे आप पढ़ने जा रहे हैं वो, अब तो बेटा चेहरे से ऐसा नहीं लगता होगा ना कि नए नौसिखिया वाले। अब तो चेहरा भी देख करके मुझे लगता होगा कि अब हम लोगों का एक ठीक ठाक अनुभव हो चुका है, तो ऐसा नहीं लगता होगा कि नौसिखिया है। अच्छा, जो मुझे पहले से जान रहा है वो मुझे कहाँ पे बेटा, हमसे कहाँ आपकी मुलाकात हुई है? क्योंकि ये तो एक तरीके से आप लोगों का जो है बिगनिंग है। अगर बिगनिंग है तो फिर मुलाकात होना, मुझे क्योंकि सिलेबस डिस्कशन हो रहा है तो आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आप मेरे मुझसे कोई ना कोई पार्ट पढ़े होंगे। तो बुनियाद एनसीईआरटी में पढ़े हैं। चलिए बेटा, तो जो लोग मुझे जानते हैं एनसीईआरटी में पढ़े हुए हैं। ओके, अरे बाप रे बाप, संकल्प वाले तो संकल्प वाले यहाँ क्या प्रहार 2.0 में पढ़े हुए हैं। तो आप लोग बेटा यहाँ पे क्यों आ गए? प्रहार 2.0 में पढ़े हैं, संकल्प मतलब आप, दुनिया बेटा आगे बढ़ती है, आप रिवर्स गियर क्यों मार रहे हैं? और आप जब इन डेप्थ में स्टडी कर चुके हैं, आप एडवांस बैच कर चुके हैं, तो चलिए यही कहा जाता है कि ये एक बेटा है ना, दिल है कि मानता नहीं, तो कुछ वैसा ही होता है कुछ छात्रों का कोचिंग संस्थान के साथ, अपने प्रिय जो शिक्षक के साथ कुछ ऐसा लगाव होता है। तो चलिए बेटा, जो लोग मुझे जान रहे हैं, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूं कि इतिहास जिसे कहा जाता है कि बोरिंग विषय है, उसके बाद भी आप दोबारा पढ़ने के लिए आ गए हैं। मैं बेटा क्या अपना परिचय बताऊं, थोड़ा शर्म आता है ना, कि शर्म नहीं, हेजिटेशन होता है, संकोच होता है कि कोई नया नौसिखिया तो है नहीं कि अपना बखान करते चलें। नाम पूछा था आपने, तो नाम बेटा मेरा अनिल सर है, या अनिल कुमार सिंह कह सकते हैं। बाकी बेटा एप्लीकेशन पे होगा, देख लीजिएगा कि मैंने कहाँ से पढ़ाई किया है, क्या क्या किया है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए शुरुआत किया जाएगा। तो आइए जो है प्राचीन भारत, अच्छा पहले प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इतिहास को बच्चों जो है, इतिहास किसे कहते हैं, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्द क्या है? दो शब्द जो है इति प्लस हास है। इति मीन्स के ऐसा ही, हास मीन्स के हुआ था। तो ऐसा ही हुआ था, तो ऐसा ही हुआ था, जो घटनाएं बीत चुकी हैं उसे इतिहास कहते हैं। आधुनिक जो कह सकते हैं कि इतिहास की परिभाषा है, उसमें एक इतिहासकार E.H. कार हैं। इतिहासकार E.H. कार हैं। E.H. कार ने क्या कहा है? तो E.H. कार ने कहा है कि इतिहास
अतीत और वर्तमान के मध्य। यहां बेटा कोई नोट्स नहीं बनवाया जाएगा। सिलेबस से परिचय कराना है तो सिलेबस से परिचय जो है उसमें कोई नोट्स नहीं बनवाया जाएगा। 1.5 घंटे की आप लोग की क्लास है। तो अगर आपका मन हो तो मैं फ्लो चार्ट के मेथड में पढ़ाता हूं, आप मेरे साथ इसे नोट करते जाइए। तो एक इतिहासकार कौन है? E.H. कार है। उन्होंने क्या कहा है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक सतत संवाद है। एक सतत संवाद है। तो according to the E.H. कार, history is a continuous dialogue between past and present। तो जो बीत चुका है, जो अतीत और जो वर्तमान, अभी क्या है, अभी हम लोग 6:30 पे क्लास शुरू किए, तो 6:30 बेटा 10-11 मिनट हो गया, तो 6:30 से 6:40 क्या हो गया? वो तो अतीत हो गया ना। अतीत हो गया मीन्स की वो बीत चुका है। तो इतिहास हर जो कहा जाता है ना, आने वाला पल जाने वाला है। तो ऐसे में जो कहा जाता है ना कि इतिहास क्या है, तो इतिहास अतीत और वर्तमान के मध्य एक सतत संवाद है। अब इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? तो इतिहास को 3 भागों में बेटा बांटते हैं। क्या है? तो प्राक इतिहास है, आद्य इतिहास है और इतिहास है। प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। तो हिस्ट्री इज डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट, दैट इज द प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। अब बेटा 10,000 साल का या लाखों साल का पहले का इतिहास कोई देखा अपनी आंखों से थोड़ी है। आप जाते हैं फिल्म उल्म देख करके आते हैं, धुरंधर तो देखे ही रहे होंगे। तो फिल्म देख करके आते हैं तो आप क्या हैं, आप अगर आकर के मुझे बताएं कि सर मैंने ये फिल्म देखी है, तो चूंकि आपने आंखों देखा उसको, उसका वर्णन मतलब आप उसको देख करके आए हैं और आंखों से देखे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। परंतु बेटा लाखों साल का जो इतिहास है, तो लाखों साल से मानव 100 साल तक जिंदा रहता है। अब ये लाखों साल का जो इतिहास या हजारों साल का जो इतिहास पढ़ रहे हैं, कैसे हम उसके बारे में जानते हैं? कोई हजारों सालों से तो जिंदा है नहीं। तो ऐसे में बेटा जो है इतिहास के स्रोत कहते हैं या साक्ष्य कहते हैं। तो प्राक इतिहास किसे कहते हैं? तो अभी आप लोग कहां से शुरू कर रहे हैं? अभी आप लोग प्राचीन भारत से शुरू कर रहे हैं। प्राचीन भारत में मानव को कहां से, हमारे पूर्वज कौन थे? हमारे पूर्वज चिंपैंजी थे। मतलब बेटा आज हम जो 2 पैरों पे चल रहे हैं, हमारे पूर्वज ऐसे नहीं थे। चिंपैंजी, बंदर देखे ना, चिंपैंजी हमारे पूर्वज थे। तो लिखना उखना तो बहुत दूर की बात है, तन पर वस्त्र भी नहीं पहनते थे। तो वहां से कहानी आपको पढ़नी है। तो प्राक इतिहास कौन सा दौर है? तो इतिहास का वह कालखंड जहां पर कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तथा इस काल खंड के अध्ययन के लिए हम पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। हम पूर्णतः पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो पुरातात्विक स्रोत किसे कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत बेटा जमीन की खुदाई से जो भी चीजें मिलती हैं उसे हम पुरातात्विक स्रोत या आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। तो
प्राक इतिहास को प्री हिस्ट्री कहते हैं। दिस इज द टाइम सिनेरियो व्हेन द ह्यूमन बीइंग्स दे हैड नो एनी क्लू ऑफ राइटिंग्स। That's why for the study of that contemporary time scenario, we are completely relying upon the archaeological sources. लिखना उखना नहीं जानते थे तो उस कालखंड का अध्ययन पूर्णतः हम पुरातात्विक स्रोतों से करते हैं। आद्य इतिहास बेटा किसे कहते हैं? तो आद्य इतिहास वह कालखंड जब लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, परंतु उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब बेटा आद्य इतिहास किसे कहते हैं? तो आद्य इतिहास यहां पे तो लिखित साक्ष्य है ही नहीं, परंतु इस काल में लिखित साक्ष्य है उसे आज तक पढ़ा ही नहीं गया है, तो उस कालखंड को आद्य इतिहास कहते हैं। अगला इतिहास क्या है? तो इतिहास वह कालखंड जब लिखित साक्ष्य के साथ उसे पढ़ा भी जा सका है, उस कालखंड को इतिहास कहते हैं। तो ऐसे में बेटा जो प्राक इतिहास है इसके अंतर्गत कौन सा सेगमेंट आपको पढ़ना है? तो इसके अंतर्गत पाषाण काल आपको पढ़ना है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल पढ़ना है। आद्य इतिहास जो है इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? तो इसके अंतर्गत आपको हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल पढ़ना है। इतिहास जहां पे लिखित साक्ष्य है और उसे पढ़ा भी गया है, ये बेटा जो है प्राक मौर्य काल से शुरू होता है। यह प्राक मौर्य काल से शुरू होता है। तो चलिए जो है ये क्या हो गया? ये आपका इतिहास का विभाजन हो गया, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। यहां तक का बच्चों मामला सही है? इज दैट एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर व्हाट्सएवर वी हैव कवर्ड राइट नाउ? आपको बेटा ये समझ में आया कि इतिहास कहते किसको हैं? इतिहास को जो 3 भागों में बांटते हैं, प्राक इतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, इसकी परिभाषा स्पष्ट हुआ? मैं हट जा रहा हूं बेटा, बोर्ड से हट जा रहा हूं चंद सेकंड के लिए, आप फटाफट मुझे बताइए। यस सर, ठीक है। देखिए बेटा ना, मुझे पर्सनली ना बहुत ज्यादा मजा आता है। जो एकदम से नए बच्चे होते हैं ना, उनमें बहुत ज्यादा उत्साह होता है, और आप लोगों का उत्साह देख करके ना यकीन मानिए कि सुबह से शाम हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोगों में भी थोड़ा सा जोश आ जाता है आपके कमेंट बॉक्स के उत्साह को देख करके। तो चलिए जो है ये इतिहास का 3 भागों में विभाजन है। अब आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, जो बेटा आपका इतिहास का पाठ्यक्रम है, तो इस पाठ्यक्रम में क्या है? तो इस पाठ्यक्रम में आपको प्राचीन भारत पढ़ना है, आपको मध्यकालीन भारत पढ़ना है, आपको आधुनिक भारत पढ़ना है, आपको जो है वह आधुनिक भारत पढ़ना है, आपको विश्व इतिहास पढ़ना है, आपको
स्वतंत्रता के पश्चात भारत पढ़ना है और आपको कला और संस्कृति भी पढ़ना है। तो ये आपका पूरा जो है यूपीएससी का हिस्ट्री का सिलेबस है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आर्ट एंड कल्चर। इसमें जो ये 3 सेगमेंट है, विश्व इतिहास, या 2 सेगमेंट कह लीजिए, विश्व इतिहास और या उसको भी ये हटा दीजिए। एक सेगमेंट जो आपका विश्व इतिहास है, वह विश्व इतिहास क्या है? वह विश्व इतिहास जो है ये केवल मेंस में पूछा जाता है, केवल मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है। अपवाद में बेटा कभी कभी एकाध क्वेश्चन जो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत से पूछता है, बाकी जो है प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक और कला और संस्कृति, ये प्री में भी है और मेंस में भी है। तो यूपीएससी में इतिहास का सिलेबस कैसा है ये भी आपको जो है क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और यहां से हम लोग कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन भारत से आज से आपका बैच शुरू हो रहा है। बैच ना कहें बेटा, सिलेबस का परिचय शुरू हो रहा है। तो प्राचीन भारत का पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं। प्राचीन भारत का जो है वह पाठ्यक्रम क्या है? तो प्राचीन भारत का पाठ्यक्रम जो है वह पाषाण काल है। दूसरा जो है वह ताम्र पाषाण काल है। तीसरा जो है वह हड़प्पा सभ्यता है। चौथा जो है वह वैदिक काल है। पांचवा जो है वह प्राक मौर्य काल है। वह प्राक मौर्य काल है। छठा जो है वह महान मौर्य साम्राज्य है। सातवां जो है वह मौर्योत्तर काल है। आठवां जो है वह गुप्त काल है। नवां जो है वह गुप्तोत्तर काल है। और 10वां जो है वह दक्षिण भारत का इतिहास है। तो ये पूरा प्राचीन भारत का आपका सिलेबस है। टोटल बेटा इसमें 10 यूनिट्स हैं। कहानी कहां से शुरू होगा? कहानी पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, प्राक मौर्य काल, महान मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और दक्षिण भारत का इतिहास। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ योर एंशिएंट हिस्ट्री सिलेबस। पढ़ना क्या है? तो आप लोग को बेटा केवल एनसीईआरटी पढ़ना है। और जहां तक मुझे पता चला है कि आप लोग शायद एनसीईआरटी भी नहीं पढ़े हैं, इसलिए केवल आपका अभी प्रारंभ जो है वह हो रहा है, सिलेबस एनालिसिस हो रहा है। तो चलिए जो है आगे बढ़ते हैं। यहां सिलेबस क्या क्या पढ़ना है वो क्लियर हुआ। सिलेबस बेटा आप लोग को क्या क्या पढ़ना है ये क्लियर हुआ। एडवांस में बेटा मैं ही लेता हूं, बिल्कुल सही। एडवांस क्या है? एक ऑप्शनल होता है, शायद आप लोग सुने होंगे। तो ऑप्शनल भी बेटा जो है हिंदी माध्यम में मैं ही लेता हूं और ऑप्शनल का सारा सेगमेंट मैं ही लेता हूं। तो इसीलिए बेटा मैंने कहा जो है कि कोई शंका उनका मत रखिएगा, थोड़ा बहुत अनुभव है
और थोड़ा बहुत अनुभव बेटा जिसे कहते हैं। इतना मान लीजिए कि इतिहास विषय में इतना अनुभव है जितना आपका उम्र, आप लोग प्रारंभ, और मैंने पूछा भी तो अभी बीए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, तो मैं मान के चलता हूं कि आप लोग अभी क्या है, अभी 18 साल 20 साल के बच्चे हैं। तो कुल मिला जुला करके क्या है, कुल मिला जुला करके जो है वह 24वां साल बेटा ये इतिहास विषय के साथ नाता जुड़े हुए हो गया है। तो आइए जो है फटाफट हम लोग जो है शुरू करते हैं। आज का जो पहला मुद्दा होगा वह क्या होगा, वह जो है पाषाण काल होगा। वह जो है पाषाण काल होगा, स्टोन एज होगा। अब पाषाण काल कहते किसको हैं, तो पाषाण काल बेटा किसे कहते हैं, तो आदि मानव के जीवन की वह अवस्था, वह अवस्था जब उसका जीवन पत्थर के औजार और पहाड़ी गुफाओं के इर्द गिर्द घूम रहा था, इर्द गिर्द केंद्रित था, वह समय काल क्या कहलाता है, तो वह समय काल पाषाण काल कहलाता है। तो पाषाण काल बेटा पहला यूनिट है, इसका नाम ही पाषाण मतलब पत्थर होता है। तो मानव को मैंने क्या कहा कि तन पे वस्त्र भी पहनना नहीं, लिखना तो बहुत दूर की बात है, तन पे वस्त्र भी पहनना नहीं जानते थे, किसी भी चीज के बारे में पता नहीं था, इवन जो है लोहा है तांबा है कुछ नहीं जानते थे। कहाँ रहते थे, तो पहाड़ों की गुफाओं के पास में, जहां पे जल स्रोत, जहां पे पानी की समीपता हो, तथा कोई भी कार्य शिकार करना है या जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करना है तो पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। द स्टोन एज, दिस इज द टाइम सिनेरियो व्हेन द प्रोटो ह्यूमंस beings were completely relying upon the stone tools and they are residing in the stone caves। तो कुल मिला जुला करके बेटा क्या है, नोट्स नहीं ये देखिए बेटा बैच अभी, ये इसको मत मानिए कि कोई बैच चल रहा है, ये आप लोग शुरुआत का अपने जीवन जो यूपीएससी की यात्रा है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपके सिलेक्शन की संभावना ज्यादा बेहतर किया जा सके, हम लोगों ने अपना अनुभव देखा है ना कि अधिकांश छात्रों को सिलेबस ही नहीं पता है, सिलेबस पे ही समझ नहीं है कि करना क्या है, पढ़ना क्या है। तो पहले सिलेबस से ये वही है कि आराम से आपको 3-3 क्लास 2-2 क्लास में सिलेबस ही समझाना है कि पढ़ना क्या है। जब सिलेबस से परिचित हो जाएंगे, एडवांस बैच में आएंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर आप बनाना चाहें तो मेरे साथ नोट्स बना सकते हैं, और नहीं बनाना चाहें बेटा तो ये पीडीएफ जो है एप्लीकेशन पे आपके बैच में क्लास खत्म होने के 5-7 मिनट 10 मिनट के अंदर ही अपलोड हो जाता है। तो पाषाण काल क्या है, आदि मानव के जीवन की वह अवस्था जब उसका जीवन पत्थर के औजार और पहाड़ी गुफाओं के इर्द गिर्द केंद्रित था, वह समय काल पाषाण काल कहलाता है। अब बेटा जो है अगला मुद्दा क्या है, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सर्वप्रथम 1860 के 1862 के आसपास का समय रहता है, तो 1860 के दशक में मद्रास के समीप
अतीर पक्कम से पाषाण काल के उपकरण को प्राप्त किया था। पाषाण काल के उपकरण को प्राप्त किया था। तो दिस वाज द रॉबर्ट ब्रूस फुट हु वाज initially in the decades of 1860 who unearthed the stone tools nearby the region of Atirpakkam of Madras। तो पाषाण काल की खोज कब हुआ? 1860 के दशक में हुआ। अब बेटा जब खोज हो गया तो फिर कुछ नई चीजें, जैसे जैसे रिसर्च होना शुरू हुआ, इस काल पे अध्ययन होना शुरू हुआ, तो कुछ नई चीजें पता चली। तो 1860 के दशक में पत्थर के उपकरण मिल गए। अब क्या है बेटा, तो पत्थर के उपकरणों में विविधता को देखते हुए, पत्थर के उपकरणों में विविधता को देखते हुए पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो सीइंग द वेराइटी ऑफ द स्टोन टूल्स, द स्टोन एज दैट इज डिवाइडेड इन 3 कैटेगरी। अब जब पाषाण काल की खोज हुआ बेटा 1860 के दशक में, तो जैसे मोबाइल फोन कहें तो मोबाइल फोन में आप लोग का जमाना बेटा कौन सा था? जब बचपन में आपने होश संभाला, जब सोचने समझने की क्षमता हो गया कि ये मोबाइल है, तो आपको कब पता चला कि ये 2G वाला दौर तो मुझे लग रहा है आप लोग नहीं हैं। आप लोग बेटा 3G या 4G वाले जमाने के होंगे। तो मोबाइल फोन है तो आज 2G, 3G, 4G, 5G तक पहुंच चुके हैं। ऐसे ही पत्थर के उपकरणों में बहुत ज्यादा वैरायटी था, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। अब बेटा जो 3 भागों में बांटा गया, तो कौन से वो 3 भाग हैं? पाषाण काल का जो वर्गीकरण है, तो इसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित करते हैं। और नव पाषाण काल में विभाजित करते हैं। तो पत्थर के औजारों की विविधता को देखते हुए पाषाण काल को फिर से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वह कौन कौन सा टाइम सिनेरियो है? तो दैट इज द पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड द नियोलिथिक एज। इसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में विभाजित किया जाता है। अब अगर बेटा समय काल की बात किया जाए, पाषाण काल किसे कहते हैं? तो वह समय काल जब मानव का जीवन पत्थर के औजारों और पहाड़ी गुफाओं के इर्द गिर्द घूम रहा था, वह समय काल पाषाण काल था। पत्थर के औजारों की विविधता को देखते हुए 3 भागों में बांट दिए। अब किसका समय काल कब तक है, यह जानना जरूरी है। तो पूरा पाषाण काल जो है, यह 5 लाख वर्ष पूर्व से, पूरा पाषाण काल जो है 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक का समय काल है। 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व का समय काल, यह पूरा पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल बेटा क्या है? तो मध्य पाषाण काल जो है वह 10,000 वर्ष
पूर्व से 4000 वर्ष पूर्व तक का समय काल है। मध्य पाषाण काल जो है 10,000 वर्ष पूर्व से 4,000 वर्ष पूर्व तक का समय काल है। नव पाषाण काल जो है ये 7,000 वर्ष पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व तक का समय काल है। 7,000 वर्ष पूर्व से 1,000 वर्ष पूर्व तक का समय काल नवपाषाण काल है। अब बेटा आप मुझे देख करके बताइए कि सबसे बड़ा कालखंड कौन सा है। पाषाण काल 3 भागों में बेटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। आप मुझे देख करके बताइए कि सबसे बड़ा कालखंड आपको कौन सा लग रहा है। हाँ, 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व बेटा वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहां पे देखिए ना, इवन बुक की बातें तो छोड़ दीजिए, आप क्लास 6 की एनसीईआरटी और क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वहां भी बेटा आंकड़ों में आपको हेरफेर दिखेगा। तो आंकड़ों पे मत जाइए, ये मोटी मोटा एक अंदाजा है। एक बेटा फिल्म का डायलॉग है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो कुछ वैसा ही है बेटा कि यहाँ पे इतिहासकारों में कोई एक मतता, एक कॉमन कॉन्सेंसस नहीं है। तो ऐसे में हर इतिहासकार अपना अपना समय काल बताते हैं। जो एक कोई मान्य समय काल मैंने दिखाया वह यह है। तो पूरा पाषाण काल सबसे बड़ा समय काल है। तो पूरा पाषाण काल जब सबसे बड़ा समय काल है तो इस समय काल को फिर से 3 भागों में बांटते हैं। इसे फिर से 3 भागों में बांटते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, और उच्च पूरा पाषाण काल। तो seeing the variety of the stone tools of the Paleolithic period, once again the Paleolithic period that is divided in 3 parts, that is the lower Paleolithic age, middle Paleolithic age and upper Paleolithic age। तो चलिए जो है ये पूरा पाषाण काल का विभाजन हो गया। पाषाण काल में बेटा इतना ही सिलेबस का इंट्रोडक्शन है। तो हर कालखंड की क्या विशेषता है, कैसे पत्थर के औजार थे, ये सब एडवांस बैच में आएंगे तो वहां पे चर्चा किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पाषाण काल हो गया, फटाफट मुझे बताइए कोई डाउट है। ये जो समय काल वाला, जो वर्ष वाला बेटा जो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोग को समझा दिया कि इवन एनसीईआरटी में भी ये अलग अलग दिखता है आंकड़ा। तो इस पे बेटा जो समय काल आप कोचिंग के नोट्स में या किसी किताब में अलग अगर है तो उस पर कंफ्यूज मत कीजिए, एडवांस बैच में आएंगे तो उसे और बेहतर से समझा जाएगा। आइए अब अगले समय काल पे बेटा आते हैं। अगला सिलेबस के पहलू पर आते हैं। सिलेबस पाषाण काल के बाद क्या है, पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल है। तो ऐसे में बेटा पहले अब यह समझना जरूरी है कि आप बीसी और एडी के बारे में समझ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। ये बीसी किसे कहते हैं, बीसी का मतलब जो है बिफोर क्राइस्ट होता है। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा पूर्व, मतलब ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट का नाम आप लोग सुने होंगे, ईसा मसीह का नाम तो सुने हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय काल को बीसी, बिफोर क्राइस्ट, या हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। एडी क्या है, तो इसी बीसी को आजकल बीसीई भी कहते हैं। आजकल जो अच्छे इतिहासकार की किताब पढ़ेंगे तो वहां पे बीसीई टर्म यूज हो रहा है, मतलब बिफोर कॉमन
एरा। बिफोर क्राइस्ट की जगह बिफोर कॉमन एरा वर्ड यूज हो रहा है। अगला क्या है, तो अगला जो है एडी है। एडी का मतलब क्या होता है, एडी का मतलब ये लैटिन वर्ड है एन्नो डोमिनी। इसका मतलब होता है, मतलब ईसवी सन, ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम लोग एडी कहते हैं। आजकल मॉडर्न हिस्टोरियन जो है सीई वर्ड यूज कर रहे हैं, कॉमन एरा वर्ड। यही जो समय काल का बहुत ज्यादा जो अंतर है उसे देखते हुए सीई कॉमन एरा वर्ड यूज हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है दुनिया का इतिहास दो भागों में बट गया। कब बट गया, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म हुआ तो दुनिया का इतिहास दो भागों में बटा। अब बेटा क्या है, तो अब जो है आपका जीवन कब दो भागों में बटेगा, तो कल रिजल्ट आया हुआ है। जिस दिन बेटा आप देखिए, आप समाचार में, कोचिंग संस्थान में, हर जगह किसका चर्चा होगा, हर जगह जो है जो लड़का सिलेक्शन लिया है उसका चर्चा हुआ है। एक बेटा गाने का बोल है, जिस दिन सिलेक्शन होगा तो एकदम वो गाना आपके ऊपर सटीक बैठेगा। दुख भरे दिन गए रे भैया, सुख भरे दिन आयो रे। जिस दिन बेटा सिलेक्शन हो जाएगा तो जीवन में जो संघर्ष है, आर्थिक परेशानियां हैं, वो सब भूल जाइए। वो सब किस दुनिया की बातें हो जाती हैं। हो गया तो करोड़ों रुपया लोग आके दरवाजे पे कहते हैं। ये हमारे समाज की यथार्थ सच्चाई है। डाउरी सिस्टम, दहेज प्रथा, नेताजी, अधिकारी सब दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते हैं। तो कुल मिला जुला करके आपका जीवन दो भागों में बढ़ जाता है जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक आपका नाम जो भी है XYZ सिलेक्शन के पहले, एक बेटा सिलेक्शन के बाद। अब देखिए वो लोग सब हीरो हो गए हैं जिनका सिलेक्शन कल हुआ है। अब उनके जीवन में बेटा जो है मान सम्मान, स्वाभिमान, प्रतिष्ठा, पैसा, सब अब उनके जीवन में किसी चीज की कमी, मतलब कल जो रिजल्ट में आ गए तो उनकी दुनिया दो भागों में बट गई। एक सिलेक्शन के पहले की उनकी दुनिया, दूसरा सिलेक्शन के बाद की उनकी दुनिया। वैसे ही दुनिया के इतिहास को ईसा मसीह के जन्म से दो भागों में बांटा जाता है। एक बिफोर क्राइस्ट है, दूसरा जो है एन्नो डोमिनी है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला यूनिट कौन सा है। अगला यूनिट जो है वह ताम्रपाषाण काल है। ताम्रपाषाण काल क्या है, तो ताम्रपाषाण काल को समझने से पहले थोड़ा सा ये भी समझना होगा कि ये जो नवपाषाण काल है, नवपाषाण काल में सर्वप्रथम किसकी शुरुआत हुआ था, सर्वप्रथम कृषि की शुरुआत हुआ था। कृषि की शुरुआत होने से क्या हुआ, कृषि की शुरुआत होने से अब मानव घुमंतु जीवन, अब घुमंतु जीवन बेटा क्या हो गया, घुमंतु जीवन अस्थाई हो गया था। खेती के लिए एक जगह रुकना पड़ता है। नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हुआ। खेती की शुरुआत होने के साथ अब इनका घुमंतु जीवन क्या हो गया, घुमंतु जीवन अस्थाई हो गया। मध्य पाषाण काल में बेटा क्या हुआ था, तो मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत हुआ था। सर्वप्रथम पशुपालन की शुरुआत हुआ था। यहां पे क्या है, तो नवपाषाण काल में अस्थाई जीवन हो गया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में कैसा जीवन जी रहे थे, तो घुमंतु और शिकारी जीवन जी रहा था। पाषाण काल में बेटा मानव पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में घुमंतु और शिकारी जीवन जी रहा था। वांडरर एंड द हंटर लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस था। राइट नाउ आफ्टर द
introduction of agricultural practices, first time in the Neolithic time scenario, the wanderer and the hunter human beings, right now they become stagnant, वह अस्थाई जीवन जीने लगा। तो आइए बेटा कहां पे बढ़ते हैं, तो हम लोग बढ़ते हैं ताम्रपाषाण काल पे। ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम क्या हुआ, तो ताम्रपाषाण काल में सर्वप्रथम धातु तांबा से परिचय हुआ। अभी तक बेटा किसी धातु के बारे में, मेटल के बारे में मानव जानता ही नहीं था। अभी तक जो भी था वह पत्थर ही पत्थर था। पहली बार किसी धातु, ये प्रश्न पूछा गया है, पहली बार किसी धातु तांबा से परिचय हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। अगला क्या है, तो अगला जो है वह, इसे ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं, तो यह समय काल जो है वह 4000 बीसी से 700 ईसा पूर्व का समय काल है। ताम्रपाषाण काल बेटा जो है ये 4000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व का समय काल है। ताम्रपाषाण हम इसे क्यों कहते हैं, तो वह कालखंड जब मानव के द्वारा, वह कालखंड जब मानव के द्वारा तांबे के साथ साथ प्रस्तर उपकरणों का, तांबे के साथ साथ प्रस्तर उपकरणों का प्रयोग होने लगा, वह समय काल ताम्रपाषाण काल कहलाता है। वह समय काल ताम्रपाषाण काल कहलाता है। वह कालखंड जब मानव के द्वारा तांबे के साथ साथ प्रस्तर उपकरणों का प्रयोग होने लगा, वह समय काल ताम्र, मतलब बेटा पहली बार तांबे से परिचित हुए और पहले से पत्थर का प्रयोग कर ही रहे थे, तो जब तांबे के साथ साथ पत्थर का प्रयोग होने लगा तो वह समय काल क्या कहा जा रहा है, वह समय काल ताम्रपाषाण काल कहा जा रहा है। अब अगला मुद्दा बेटा क्या है कि ये जो ताम्रपाषाण काल है ये ग्रामीण संस्कृति था, यह ग्रामीण संस्कृति था। आपने क्या देखा था, तो आपने देखा था कि नवपाषाण काल में क्या हुआ था, नवपाषाण काल में अब घुमंतु और शिकारी मानव का जीवन अस्थायी हो गया था। जब घुमंतु और यायावर जीवन अस्थायी हो गया तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो है वह खेती कर रहे हैं, एक जगह पे रहने लगे। समाज बेटा किसे कहते हैं, जहां पे लोगों का एक समूह रहता है उसी को समाज कहते हैं। अब ताम्रपाषाण काल में समाज, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, जब अस्थाई जीवन जीने लगे बेटा तो एक जगह पे रहने लगे ना, एक जगह पे रहने लगे तो उसी को समाज कहते हैं। ये फला समाज है, ये फला समाज, हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है। अब ताम्रपाषाण काल में क्या है, तो ये जो है ग्रामीण संस्कृति है। ग्रामीण संस्कृति है मीन्स व्हाट, कि मीन्स अब यहाँ के लोग जो हैं वो गांव में रह रहे हैं, गांव में रह रहे हैं तो ऐसे में क्या है, ऐसे में जो है अब एक जगह रहते रहते इनकी निश्चित विश्वास आ गया, निश्चित मान्यता आ गया, निश्चित परंपराएं आ गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रामीण संस्कृति कहते हैं। तो फटाफट मुझे बताइए बेटा कि ताम्रपाषाण काल आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पाषाण काल देखा,
पाषाण काल के साथ साथ हम लोगों ने ताम्र पाषाण काल भी देखा। तो फटाफट मुझे बताइए कि यहां तक का मुद्दा क्लियर हुआ कि नहीं। ताम्र पाषाण काल का मुद्दा जो है वह क्लियर हुआ कि नहीं, या कोई डाउट है तो क्या डाउट है? मैं पानी पी लेता हूं। तो चलिए, जो है प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है, शुरू में ही तो बताया मैंने। क्लियर है, शाबाश बेटा शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब अगला मुद्दा हम लोगों का क्या है? तो अगला मुद्दा हम लोगों का हड़प्पा सभ्यता है। अगला मुद्दा बेटा क्या है? अगला मुद्दा जो है वह हड़प्पा सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता है, तो अभी शब्द क्या प्रयोग हो रहा था? अभी शब्द प्रयोग हो रहा था संस्कृति। ताम्रपाषाण काल ग्रामीण संस्कृति है। आप लोगों में कोई मुझे बताएगा सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? इज देयर एनीवन हैव द आइडिया ऑफ द क्लियर डिस्टिंक्शन इन बिटवीन द कल्चर एंड सिविलाइजेशन? सभ्यता और, ये छोटी छोटी बात है बेटा ना। हम ताम्रपाषाण काल को ग्रामीण संस्कृति कह रहे हैं, अभी हम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं। तो सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है, किसी को पता है? हाँ, हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग जो है, हड़प्पा सभ्यता को ही हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो अभी देखा जाएगा कि क्यों हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं या क्यों हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सभ्यता के अंदर संस्कृति होती है, चलिए बढ़िया है, कुछ फर्क नहीं है। जब बेटा कुछ फर्क नहीं होता तो मैं क्यों आपसे पूछता? अगर कोई अंतर नहीं होता तो फिर मैं पूछता क्यों आप लोगों से? संस्कृति का मतलब बेटा क्या है? संस्कृति का मतलब है कि एक ऐसा लोगों का समूह जो कुछ निश्चित विश्वास, मान्यताएं और परंपराओं को मानने लगा है। लोगों का एक ऐसा समूह जो कुछ निश्चित विश्वास, मान्यताएं और परंपराओं को मानने लगा है, उसे संस्कृति कहते हैं। जैसे कि हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कृति में बेटा पैर, बड़ों का पैर छूना, अपने से बराबरी वालों को नमस्ते करना, हमारे संस्कृति के कई सारी विशेषताएं हैं। माथे पे तिलक करना, औरतें जो है सिंदूर लगाती हैं, कई हिंदू संस्कृति की कई विशेषताएं हैं। वैसे ही बेटा इस्लामिक संस्कृति है, उनकी अपनी विशेषता है। वैसे ही पश्चिमी संस्कृति है, उनकी अपनी विशेषता है। तो क्या संस्कृति का मतलब क्या है? मैंने कहा ना, हिंदू संस्कृति, इस्लामिक संस्कृति और पश्चिमी तो संस्कृति में कुछ निश्चित विश्वास है, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। हिंदू संस्कृति में बेटा हमारा कुछ निश्चित विश्वास है। क्या विश्वास? शादी जो है वह 7 जन्मों का बंधन है। ये क्या है? ये कहावत है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। हमारी संस्कृति मानती है कि विवाह जो है 7 जन्मों का बंधन है। अग्नि को साक्षी मान के 7 जन्मों के 7 फेरे दिए जाते हैं। हम बहुदेववादी हैं। बहुदेववादी मीन्स की एक से ज्यादा भगवान की पूजा करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। अब सभ्यता क्या है बेटा? तो जब संस्कृति में भौतिकवादी विकास जुड़ जाता है, जब संस्कृति में भौतिकवादी विकास का पहलू जुड़ जाता है तो उसे सभ्यता कहने लगते हैं। भौतिकवादी मतलब आर्थिक विकास का पहलू जुड़ जाता है, उसे सभ्यता कहने लगते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता क्या था, या सिंधु घाटी सभ्यता?
प्राचीन भारतीय इतिहास के प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रथम नगरीय सभ्यता था। प्रथम नगरीय सभ्यता था। तो द इंडस वैली सिविलाइजेशन और द हड़प्पा सिविलाइजेशन, दिस वाज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब पहली बार लोग शहरों में रहने लगे, पहली बार लोग शहरों में रहने लगे। वह बेटा समय काल सिंधु घाटी सभ्यता कहलाता है। अब अगला मुद्दा है कि इस सभ्यता की खोज कब हुआ था। इस सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हड़प्पा स्थल की खुदाई कराया था। हड़प्पा स्थल की खुदाई कराया और इसी खुदाई के साथ बेटा क्या होता है, यह सभ्यता प्रकाश में आया। तो it was the particular time period of 1921 when the Dayaram Sahni, under the observation of Sir John Marshall, who firstly excavated the site Harappa, and in this way the Harappan civilization it came in limelight। तो इसकी खोज बेटा 1921 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला क्या है, तो बाद के वर्षों में 1921 के बाद अन्य स्थलों की खोज सिंधु और उसके बाद के वर्षों में अन्य स्थलों की खोज सिंधु और उसके सहायक नदी क्षेत्र में हुआ था। सिंधु और उसके सहायक नदी क्षेत्र में हुआ था। तो जो अन्य स्थल बेटा जैसे मोहनजोदाड़ो है, देन आफ्टर जो है चनहुदड़ो है, बनवाली है, कालीबंगा है, तो जो अन्य स्थल खोज में आते हैं तो वो क्या है, तो वो सिंधु नदी और उसके सहायक नदी क्षेत्र में यह सभ्यता के स्थल प्रकाश में आ रहे थे। तो सप्त सैंधव प्रदेश में सभ्यता के स्थित होने के कारण, सप्त सैंधव प्रदेश में सभ्यता के स्थित होने के कारण इसे क्या कहा गया, तो इसे जो है सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहा गया। तो अब ऐसा समझा गया कि जो भी स्थल है वह सिंधु और उसके सहायक नदी क्षेत्र में है, तो ऐसे में बेटा इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाने लगा। अब हम लोग देखते हैं कि यह सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है। अब हम लोग देखते हैं कि ये सप्त सैंधव प्रदेश कौन सा है। तो जो
सप्त सिंधु प्रदेश है वह सिंधु है, वह झेलम है, वह चिनाब है, वह रावी है, वह सतलज है, वह व्यास है, वह सरस्वती है। सप्त सिंधु प्रदेश किसे कहते हैं? तो ये 7 नदियों का क्षेत्र है, सिंधु और उसकी सहायक नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती। सरस्वती नदी बेटा वर्तमान में विलुप्त हो चुका है, सरस्वती नदी वर्तमान में विलुप्त हो चुका है। तो चलिए, इसी नदी घाटी क्षेत्र में था इसलिए इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। अब जो है अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा जो है इस सभ्यता का विस्तार कहां तक है? तो इस सभ्यता का विस्तार लगभग 18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में था। आजादी के बाद चूंकि ये अंग्रेजों के जमाने में सभ्यता 1921 में बेटा अंग्रेजों का जमाना था, 1947 में हम आजाद हुए। आजाद हुए तो अपने देश की गौरवमयी सभ्यता थी, अपने देश की गौरवमयी सभ्यता थी तो इसके खुदाई पर और ज्यादा बजट पास किया जाने लगा, और ज्यादा बजट पास किया जाने लगा तो सभ्यता का विस्तार और बृहद हमें दिखाई देने लगा। तो इस सभ्यता का विस्तार कितने क्षेत्र में है? 18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अब बेटा सभ्यता के विस्तार को देखा जाए तो ये सभ्यता उत्तर में कहां पे है? तो ये सभ्यता जो है उत्तर में मांडा तक विस्तृत है। मांडा कहां है? जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में है। ये सभ्यता उत्तर में कहां पे है? मांडा क्षेत्र तक विस्तृत है। ये कहां है? ये जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र में है। अगला बेटा क्या है? तो इस सभ्यता का विस्तार दक्षिण में दैमाबाद क्षेत्र में है। दैमाबाद क्षेत्र कहां है? तो ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। दैमाबाद बेटा कहां का क्षेत्र है? ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है। अगला इस सभ्यता का विस्तार पूरब में कहां है? तो पूर्व में आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो है मेरठ जिला उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में कहां है? तो इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम में सुतकांगेन डोर है। सुतकांगेन डोर कहां पे है? सुतकांगेन डोर जो है बलूचिस्तान का क्षेत्र है। सुतकांगेन डोर क्या है? सुतकांगेन डोर जो है वह बलूचिस्तान का क्षेत्र है। तो द एक्सपेंशन ऑफ द सिविलाइजेशन इट वाज इन द नॉर्थ डायरेक्शन at the Jammu Kashmir Manda region. In south direction it was Daimabad Maharashtra region. In the eastern direction it is Alamgirpur Meerut region, and in the western that is the Sudkangen Dor Baluchistan region. अब बेटा यहीं पे प्रश्न उठा कि भाई ये मेरठ में उत्तर प्रदेश में तो कोई सिंधु की सहायक नदी है नहीं। सिंधु की सहायक नदी बेटा दिल्ली के पश्चिम में ही है। ये महाराष्ट्र में कोई सिंधु और उसकी सहायक नदी तो है नहीं। तो कहा गया कि अब ये सभ्यता सप्त सिंधु प्रदेश से बाहर तक विस्तारित हो गया है तो हम क्यों इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहें? बात बेटा पल्ले पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? इट वॉज अज्यूम्ड दैट
चलिए बेटा हिंदी मीडियम है तो मैं थोड़ा ज्यादा हिंदी ही बोलूं। तो कुल मिलाकर के क्या कहा गया, तो ये कहा गया कि इस सभ्यता का विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश से बाहर हो चुका है, तो हम क्यों इसे सप्त सिंधु घाटी सभ्यता कहें। तो ऐसे में इतिहासकारों ने कहा कि विवाद को खत्म करने के लिए जो पहला स्थल हड़प्पा है उसके नाम पर हम इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखेंगे। उसके नाम पे कहते हैं हम सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखेंगे। तो शुरू में बेटा क्या था, शुरू में जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया, लेकिन वर्तमान में तकनीकी रूप से क्या है, तकनीकी रूप से जो है यह हड़प्पा सभ्यता सही शब्द है। अब बेटा इतना सभ्यता की बात हो गया कि पहली नगरीय सभ्यता है तो 18 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो अब ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस सभ्यता का समय काल क्या है। इस सभ्यता का बेटा समय काल क्या है, तो इस सभ्यता का जो समय काल है वह इतिहासकारों में क्या है, इतिहासकारों में विवाद का मुद्दा है, विवाद का मुद्दा है। जो अधिकांश इतिहासकार हैं, अधिकांश इतिहासकार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय काल इस सभ्यता का मानते हैं। Actually, the time period of Indus Valley civilization, this is the controversy among the historians, but most of the historians they are of the notion that the time scenario of this civilization is in between 2500 BC to 1500 BC। अब बेटा जो है इसका समय काल निकालने का एक वैज्ञानिक विधि है। वह वैज्ञानिक विधि क्या है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग उसे कहते हैं। रेडियो, ये वैज्ञानिक विधि है। रेडियो कार्बन डेटिंग मीन्स की जो वैज्ञानिक विधि है, रेडियो कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका समय काल जो है वह 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। वह 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। तो according to the radiocarbon dating, the time period of this civilization that is the 2300 BC to 1750 BC। आगे बढ़ते हैं भाई, इसका समय काल भी हो गया। अब जो है अगला मुद्दा बेटा क्या है, तो अगला मुद्दा है कि हड़प्पा सभ्यता का विभाजन किस रूप में होता है। हड़प्पा सभ्यता का वर्गीकरण, तो जैसे पाषाण काल को आपने देखा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता को भी 3 भागों में बांटते हैं। वह क्या है, तो वह जो है प्राक हड़प्पा है, दूसरा जो है परिपक्व हड़प्पा है, और तीसरा जो है उत्तर हड़प्पा है। तीसरा बेटा जो है वह उत्तर हड़प्पा है। हड़प्पा सभ्यता को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है।
एक प्री हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा एंड पोस्ट हड़प्पा। ये इसका वर्गीकरण हो गया। अब बेटा अगला मुद्दा क्या है? हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ अगला मुद्दा क्या है? तो अगला मुद्दा है कि इस सभ्यता के समकालीन भी कोई सभ्यता थी कि नहीं थी। तो ऐसे में क्या है? ऐसे में जो है इस सभ्यता के समकालीन कोई सभ्यता है कि नहीं है। तो अगला मुद्दा हम देखते हैं कि समकालीन सभ्यताएं, मतलब जब हड़प्पा सभ्यता है उस समय दुनिया में कहीं और कोई भी सभ्यता थी कि नहीं थे। बहुत सिंपल सा मुद्दा है बेटा कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व दुनिया में और कहीं भी कोई सभ्यता थी कि नहीं थी। तो 3 सभ्यताएं थी। कौन सी सभ्यता है? तो चीन की सभ्यता है, दूसरा जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और तीसरा जो है वह मिस्र की सभ्यता है। तो देयर वेर द 3 सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो समकालीन बेटा 3 सभ्यताएं थी। चलिए, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब एक अंतिम मुद्दा हम लोग जान लेते हैं कि इस सभ्यता का लिपि क्या है। आदि इतिहास में आपने देखा था शुरू में कि हड़प्पा सभ्यता आदि इतिहास में है। तो अंतिम मुद्दा हम लोग देख लेते हैं कि सभ्यता की लिपि कौन सी है। सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो ये लिपि बच्चों जो है भाव चित्रात्मक लिपि था। मतलब ये कोई भी चीज लिखना है तो आज मैं क ख ग करके ऐसे हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश मीडियम वाले एबीसीडी में कुछ करके लिखते हैं। उस जमाने में कोई क ख ग एबीसीडी कोई अक्षर नहीं था। उस जमाने में चित्र, जैसे मछली है तो उसका चित्र बना के कुछ कहना चाहते थे। पानी है बेटा तो पानी का चित्र बना के कुछ कहा। तो इसे भाव चित्रात्मक, चित्र का भाव बना करके लिखा जाता था। तकनीकी रूप से इस भाव चित्रात्मक लिपि को क्या कहा जाता था? तो तकनीकी रूप से इसे जो है ब्रोस्टोफोडेन लिपि कहा जाता था। इसे बेटा जो है ब्रोस्टोफोडेन लिपि कहा जाता था। अब ये जो ब्रोस्टोफोडेन लिपि है इसे लिखते कैसे थे? मान लिया भाई चित्र बना के बातें कह रहे हैं, उसे टेक्निकली ब्रोस्टोफोडेन कह रहे हैं, बट इसे नहीं। रोम की सभ्यता बेटा बहुत बार बाद में आई थी। मिस्र की सभ्यता थी। रोम की सभ्यता बहुत बाद में आई थी, हजारों साल बाद आई थी। तो ऐसा गलती मत कीजिए, रोम की सभ्यता उस जमाने में नहीं थी। तो जो ब्रोस्टोफोडेन लिपि है वह कैसे लिखा जाता था? तो यह लिपि जो है दाहिने से बाएं लिखा जाता था, फिर जो है बाएं से दाहिने लिखा जाता था, फिर दाहिने से ऐसे करके ये रिवर्स होता था। तो दाहिने से बाएं, फिर बाएं से दाहिने, फिर दाहिने से बाएं, ऐसे करके लिखते थे। चूंकि चित्र के रूप में लिखते थे इसीलिए आज तक इसका अर्थ नहीं निकाला जा सका। विवाद है बेटा, ग्लास में अगर आधा पानी किया जाए तो देखने वालों ने अपने हिसाब से, किसी को लगेगा ग्लास आधा भरा है, किसी को लगेगा ग्लास आधा खाली है। चित्र में बेटा यही विवाद है, तो इसीलिए इसे नहीं पढ़ा गया है। तो चलिए, हड़प्पा सभ्यता भी बेटा हो गया। इसके भी पाठ्यक्रम से मैंने आप लोगों को परिचित करा दिया। हड़प्पा सभ्यता पे कोई डाउट है बेटा? इसके अलावा जब एडवांस बैच में आएंगे तो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक दशा कैसा है,
राजनीतिक दशा कैसा है, आर्थिक दशा कैसा है, धार्मिक दशा कैसा है, इस सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुआ था, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं, हड़प्पा सभ्यता के बाद के इतिहास में देन क्या, वो सब तो जब एडवांस बैच में आएंगे, अभी तो सिलेबस ही समझना है, पाठ्यक्रम ही समझना है। तो चलिए जो है बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और ये क्या है, तो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि अगला यूनिट हम लोग का कौन सा है। तो अगला यूनिट जो है वह वैदिक काल है। वैदिक काल है। अभी बेटा आप लोगों ने क्या देखा था, तो अभी आप लोगों ने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह प्रथम नगरीय सभ्यता था। इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इट वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। तो ये जो अगला यूनिट है, जैसे जिंदगी के बारे में कहा जाता है, जिंदगी के बारे में बच्चों कहते हैं ना, जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, जीवन है तो उसमें उतार और चढ़ाव है। एक गाने का बेटा बोल है, जीवन का मतलब ही क्या है, जीवन का मतलब ही अप्स एंड डाउन है। आप बेटा कंपटीशन में है, कंपटीशन में ऐसा थोड़ी पहले ही प्रयास में आप आईएएस बनेंगे या सारे लोग पहले ही प्रयास में। मैं तो बेटा भगवान से कहूंगा आप लोग सारे लोग पहले ही प्रयास में बन जाइए। तो कहने का क्या अर्थ है, कहने का अर्थ है कि एक कहते हैं ना कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छांव, आता है चला जाता है। तो वही बेटा जीवन का उतार और चढ़ाव नहीं कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक। तो वैसे ही इतिहास बेटा हमेशा एक रस में नहीं चलता है, इतिहास में उतार और चढ़ाव है। तो जो यूनिट आप करने जा रहे हैं वैदिक काल, तो अब शहर खत्म हो गए हैं, फिर से क्या है, फिर से जो है इतिहास में ग्रामीण संस्कृति आ गई। फिर से इतिहास में बेटा क्या आ गया, ग्रामीण संस्कृति आ गया। वैदिक काल का समय काल क्या है, तो वैदिक काल का बेटा जो समय काल है यह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय काल है। 600 ईसा पूर्व का समय काल है। जो 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय काल है, तो वैदिक काल का दो भागों में क्या होता है, दो भागों में विभाजन होता है। वैदिक काल का जो दो भागों में विभाजन होता है, इसे ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय काल है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का समय काल है। जो उत्तर वैदिक काल है, जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल जो है यह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय काल है। तो the Vedic time period, it is divided in two parts. The first one is the Rig Vedic age, that is since 1500 BC to 1000 BC. The later Vedic half, that is 1000 BC to 600 BC. तो चलिए वैदिक काल दो भागों में विभाजन हो गया। अब बेटा जो है वैदिक काल का स्रोत क्या है, वैदिक काल के बारे में हम कैसे जानते हैं, तो इसका जो स्रोत है वह 4 वेद है।
वह क्या है? वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी 4 वेद से मिलता है। यह क्या है? यह ऋग्वेद है, यह सामवेद है, यह यजुर्वेद है, और यह जो है अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। अब बेटा जो है वैदिक काल में किसके बारे में पढ़ना है? तो वैदिक काल में जो है वह आर्यों के बारे में पढ़ना है। वैदिक काल में आर्य थे। अब पहला मुद्दा हो जाता है कि आर्य कौन थे? वैदिक काल में बेटा जो ग्रामीण संस्कृति है, इस ग्रामीण संस्कृति में कौन लोग हैं? आर्य हैं। आर्य कौन थे? तो आर्य जो हैं यह युद्ध प्रिय लोग थे। ये बेटा युद्ध प्रिय लोग थे। द आर्यंस दे वेयर द वैरियर पीपुल, दे वेयर द एरिस्टोक्रेट, एक योद्धा थे। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य कौन थे? तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ है, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। आर्य का मतलब बेटा क्या है? तो आर्य का मतलब द बेस्ट होता है, ये श्रेष्ठ लोग थे। आर्य का मतलब क्या है? बेस्ट, ये श्रेष्ठ लोग थे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों की आर्य कौन थे? ये युद्ध प्रिय लोग थे। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है। अब अगला मुद्दा है आर्य कहां से आए थे? अगला मुद्दा क्या है कि आर्य कहां से आए थे? आर्य कहां से आए थे? तो आर्य कहां से आए थे, ये एक बार फिर से इतिहासकारों में विवादास्पद मुद्दा है। वंस अगेन दिस इज द कॉन्ट्राडिक्टरी इशू अमंग द हिस्टोरियंस। एक डिबेटेबल मैटर है, विवादास्पद मुद्दा है। आर्य कहां से आए थे, यह एक विवाद का मुद्दा है। तो इसमें कौन है? इसमें 3 लोग हैं। बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि आर्य जो हैं वह उत्तरी ध्रुव से आए थे। वेद में बेटा ऋग्वेद में 6 महीने दिन की बात की गई है, 6 महीने रात की बात की गई है। उसके आधार पे तिलक जी ने कहा कि आर्य 6 महीना दिन रात ध्रुवों पे होता है, तो ये कहें कि भारत बेटा उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये कहें उत्तरी ध्रुव से आए थे। देन आफ्टर जो हैं दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा? तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे। आर्य तिब्बत क्षेत्र से आए थे। वेद में मुंजवंत पर्वत है, मुंजवंत पर्वत को हिमालय से जोड़ा जाता है। हिमालय से जोड़ा जाता है तो कहा गया कि हिमालय में उस जमाने में लोग कहाँ रहते थे? तिब्बत में रहते थे, तो ये कह दिए। अब बेटा जो है सबसे मान्य सिद्धांत जो था वह मैक्स मूलर ने दिया। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। आर्य मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया से आए थे तो ये भारोपीय समुदाय की भाषा बोलते थे। ये एंग्लो यूरोपियन लैंग्वेज जो है वह बोलते थे। तो टिल डेट, टिल 2012
दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ द मैक्स मूलर दैट आर्यंस केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया रीजन। तो ऐसे में बेटा ये सिद्धांत सबसे मान्य सिद्धांत तक रहा। क्यों सबसे मान्य सिद्धांत तक रहा? तो मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य कौन थे? आर्य जो हैं वह घुमंतु और युद्ध प्रिय लोग थे। और जब घुमंतु और युद्ध प्रिय लोग थे तो अगर सेंट्रल एशिया बोले तो आज का कौन सा क्षेत्र हो गया? सेंट्रल एशिया बोले बेटा तो आज का कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला क्षेत्र हो गया। मध्य एशिया बोले तो आज का कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र है। उस समय कौन था? तो उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन था। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, शहरों में रहते थे। शहर में लोग बेटा मार झगड़ा नहीं करते हैं, रोजी रोटी के लिए कमाते खाते हैं। आर्य घुमंतु हैं, युद्ध प्रिय हैं, तो वो मध्य एशिया से घुमंतु हैं, मतलब आज यहां और कल वहां वाला जीवन है। तो वहां से चलते हैं, जब इस क्षेत्र में आते हैं जहां पे शांति प्रिय हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, तो इन्हें वो पराजित कर देते हैं क्योंकि युद्ध प्रिय हैं, और पराजित कर देते हैं तो इसी सप्त सिंधु क्षेत्र में वह रहने लगते हैं। इसी सप्त सिंधु प्रदेश में वह रहने लगते हैं। तो चलिए बेटा जो है यह आर्यों का हो गया कि आर्य जो हैं वह कहां से आए थे। तो कहां से आए थे तो उसका पहलू आपने देखा। अब अगला मुद्दा देखते हैं कि आर्यों की सामान्य विशेषता क्या थी। अगला मुद्दा है बेटा जो है कि आर्यों की सामान्य विशेषता क्या था। तो सामान्य विशेषता अभी आपने देखा कि ग्रामीण संस्कृति थी। दूसरा बेटा सामान्य विशेषता आपने देखा आर्य घुमंतु और युद्ध प्रिय लोग थे। तीसरी विशेषता क्या है? आर्य जो हैं वह स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। वह स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग करते थे। अगला क्या है? तो आर्य जो हैं ये पशुपालन करते थे। पशुपालन किसका करते थे? तो युद्ध प्रिय हैं तो घोड़े से युद्ध लड़ते थे, तो घोड़े का करते थे। घुमंतु जीवन जीते थे इसलिए गाय का पशुपालन करते थे। तो ये पशुपालन इनका क्या रहता है? पशुपालन इनका मुख्य पेशा रहता है। जब पशुपालन मुख्य पेशा रहता है तो ये क्या है? ये घोड़े और उसका जो है पशुपालन करते थे, गाय का। अगला क्या है? तो पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रणाली था। पितृसत्तात्मक और संयुक्त परिवार प्रणाली था। दे वेर द पैट्रियार्कल एंड ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। तो चलिए ये क्या हो गया? ये आर्यों का अपना सामान्य जो है विशेषता हो गया। अब बेटा जो है यही 1.5 घंटे की क्लास होती है, यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। थोड़ा सा एक छोटा सा मुद्दा कल समझा दूंगा। कल भी क्लास आप लोगों की होगी, कल बेटा संडे है तो कल भी आप लोग का क्लास होगा। तो प्राचीन भारत हम लोगों ने शुरू किया। प्राचीन भारत का जो सिलेबस एनालिसिस है, सिलेबस एनालिसिस में हम लोगों ने पाषाण काल से लेकर वैदिक काल तक देखा गया। 10 यूनिट टोटल हैं। 10 यूनिट में बेटा 4 यूनिट आप लोगों ने कर लिया। जो कल हम लोगों का क्लास होगा उसमें 2 बड़े यूनिट होंगे।
प्राक मौर्य काल और मौर्य काल। तो कोई डाउट है आज के क्लास से तो फटाफट बेटा अभी पूछ लीजिए। अगर सब मामला सही है तो मुझे बेटा कमेंट बॉक्स में क्लियर है या जिस भी तरीके से आप कहना चाहते हैं आप मुझे बताइए, ताकि औपचारिक रूप से क्लास को यहीं पर हम लोग समाप्त कर सकें। चलिए बेटा, तो मुझे थैंक यू का मैसेज दिख रहा है। तो चलिए बेटा जो है आज की क्लास को औपचारिक रूप से यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर पुनः हम लोग इस क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।